सभी नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं का जो इकाई है बहुपद, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 2 का मैंने सवाल लिया है। प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा सवाल, और सवाल क्या है कि निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। यहाँ पर gx का मान दिया हुआ है x धन 1 और px का मान दिया हुआ है 2x त्रिघात धन x वर्ग ऋण 2x धन 1। gx px का गुणनखंड है कि नहीं, उसको हम जांचने के लिए कैसे करते हैं। gx उसका एक तरीका है, यदि gx बराबर 0 लेते हैं तो px का मान भी 0 आना चाहिए, मतलब gx बराबर 0 के लिए px का मान भी 0 आना चाहिए, तब gx जो है वो px का एक गुणनखंड होगा। इसलिए हम तरीका जो अपनाते हैं उसको एक बार सुन लीजिए, उसके बाद इसको करके देखते हैं। तो gx बराबर 0 रखेंगे तो x धन 1 बराबर भी 0 हो जाएगा, और वहां से हमको x का मान निकलेगा। उस x के मान को हम कहाँ रखेंगे, px बराबर जो इसका मान दिया उसमें रखेंगे, तो ये जो मान है वो भी 0 आना चाहिए, तो gx px का गुणनखंड होगा। अब कैसे होगा उसको करके देखते हैं। gx बराबर 0 से x धन 1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि gx का मान दिया x धन 1, gx बराबर 0 होगा तो x धन 1 का मान भी 0 होगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, धन 1 पक्षांतर हो जाएगा, ये ऋण 1 हो जाएगा। अब x किस मान को हम कहाँ रखेंगे, px बराबर 2x त्रिघात धन x वर्ग ऋण 2x धन 1 में रखेंगे। x के इस मान को px बराबर 2x त्रिघात धन x वर्ग ऋण 2x धन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये px में x बराबर क्या रखेंगे, हम ऋण 1 रखेंगे। इधर क्या हो जाएगा, ये 2 और x का मान रखेंगे ऋण 1, तो ऋण 1 का त्रिघात हो जाएगा, धन x का वर्ग मतलब ऋण 1 का वर्ग, फिर ऋण 2x मतलब 2 गुणित ऋण 1 धन 1। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। ऋण 1 का त्रिघात मतलब होता है ऋण 1 का 3 बार गुणा, और ऋण 1 को जब हम 3 बार गुणा करते हैं विषम गुणा होता है, मतलब विषम संख्या में जब इसका गुणा होता है, जैसे अगर ऋण 1 का 2 बार गुणा मतलब सम गुणा हो गया तो वो हमेशा धनात्मक होगा, और विषम गुणा क्योंकि 3 बार गुणा कर रहा है इसलिए वो विषम गुणा है, इसलिए उसका मान हमेशा ऋणात्मक होगा। तो ऋण 1 का 3 बार गुणा करेंगे वो ऋण 1 ही होगा, ऋण 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2। ऋण 1 का वर्ग मतलब ऋण 1 का 2 बार गुणा, जो कि हमेशा धन 1 होता है, और धन 1 और धन का गुणा हो जाएगा 1 ही रहेगा, धन 1 ही रहेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ ऋण 2 और ऋण 1 का गुणा होगा तो ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, और 2 और 1 का गुणा 2 होता है, इसलिए ये धन 2 हो जाएगा, और बच गया क्या, धन 1। इस प्रकार से ऋण 2 धनात्मक संख्याओं को हम पहले जोड़ लेते हैं, धन 1 धन 2 और धन 1, तो 1 2 3 और 1 4, तो ऋण 2 धन 4 बराबर, हम जानते हैं दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या 4 है, 4 में से 2 को घटाएंगे तो धन 2 मिलेगा, और चूंकि बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो धन है इसलिए धन 2, और चूंकि ये 0 के बराबर नहीं है, इस प्रकार हम देखते हैं कि gx बराबर 0 के लिए px का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक दूसरे प्रश्न में gx बराबर x धन 1 और px बराबर 2x त्रिघात धन x वर्ग ऋण 2x धन 1 दिया हुआ है, इसमें gx जो है px का गुणनखंड नहीं है। चलिए, बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 का हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोलता है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड हो। इसके जस्ट पहले हमने क्या किया था, ये चेक किया था, ये जांचा था कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। इस सवाल में पहले दिया गया है
कि gx जो है वो px का गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है कि gx इससे हमको क्या जानकारी मिलती है कि gx बराबर 0 के लिए px का मान 0 होगा। अब यहाँ पर gx का मान क्या दिया है, x धन a, और px का मान दिया है x वर्ग धन ax धन 2। इसमें हमको क्या निकालना है, a का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार अब इसको हल करते हैं इस सवाल को। प्रश्नानुसार gx px का एक गुणनखंड है, इसलिए gx px का गुणनखंड, इसलिए gx बराबर 0 के लिए px बराबर 0 होगा। gx बराबर 0 का मतलब क्या होगा, क्योंकि gx का मान x धन 1 है, इसलिए x धन 1 बराबर भी 0 होगा। तो यहां से x का मान कितना हो जाएगा, धन 1 इधर पक्षांतर होगा, तो ये हो गया ऋण 1। तो x बराबर ऋण 1 के लिए px का मान क्या होगा, 0 होगा, पता है। px बराबर 0 अर्थात p माइनस 1 बराबर 0 होगा। क्यों px बराबर 0 होगा, क्यों, क्योंकि gx बराबर 0 के लिए x का मान कितना है, ऋण 1 आया है, इसलिए x बराबर ऋण 1 के लिए px बराबर 0 होगा। और चूंकि x का मान ऋण 1 है, इसलिए p माइनस 1 का मान भी 0 होगा, इसलिए p माइनस 1 बराबर 0 को लेकर चलते हैं। तो p माइनस 1 का मतलब क्या होता है, px में हम x बराबर क्या रखेंगे, ऋण 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 1 का वर्ग, x वर्ग मतलब ऋण 1 का वर्ग हो गया, धन a गुणित x, इसका मतलब क्या होगा, a गुणित x बराबर है ऋण 1, ये हो गया a गुणित ऋण 1 धन 2 बराबर 0। धन 2 कहां से है, यहाँ पर धन 2 है, तो धन 2 हो गया बराबर 0। इसको सरल करते हैं, ऋण 1 का वर्ग धन 1 हो जाएगा, ऋण 1 गुणित ऋण 1 बराबर धन 1। यहाँ पर धन a है और ऋण a है, दोनों का गुणा होगा, तो ऋण और धन का गुणा ऋण होता है, a और 1 का गुणा a ही होगा, तो ये हो जाएगा ऋण a, और बच गया क्या, धन 2 बराबर 0। 1 और 2 दोनों धनात्मक संख्या, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे, धन 1 धन 2 बराबर होता है धन 3, तो माइनस a धन 3 बराबर 0। अब आप चाहे तो ऋण 3 को पक्षांतर करो या ऋण 1 को पक्षांतर करो। चलिए हम ऋण 1 को पक्षांतर कर देते हैं, तो धन 3 अपनी जगह में रहेगा और ऋण 1 पक्षांतर हो रहा है, इसलिए इधर आएगा तो वो धन a हो जाएगा। तो 3 बराबर a मतलब होता है a बराबर 3, 3 बराबर a का मतलब होता है a बराबर 3। इस प्रकार से हमको a का मान प्राप्त हो चुका है। तो इस तरीके से हम यदि हमारे पास ये जानकारी हो कि gx px का एक गुणनखंड है और gx और px दोनों के मान हमको दिए गए हों, तो हम px में जो मिसिंग वैल्यू है या फिर जो चर राशि है उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर a का मान हमको ज्ञात करना था, a का मान हमने 3 ज्ञात कर लिया है। चलिए इसी के अंतर्गत हम दूसरा सवाल लेकर देखते हैं। gt का मान दिया हुआ है t माइनस 3 t ऋण 3 और pt का मान दिया हुआ है t का वर्ग धन 2at ऋण 2a धन 3। हमको इसमें a का मान ज्ञात करना है, कब, जबकि gx px का एक गुणनखंड है। चूंकि gx
या यहाँ पर GT दिया है, तो GT PT का एक गुणनखंड है। यहाँ पर आप GT लिख लीजिए और यहाँ पर भी ये PT हो जाएगा। GT PT का एक गुणनखंड है, इसलिए GT बराबर 0 के लिए PT बराबर 0 होगा। अब GT बराबर 0 है, GT का मान कितना है, T-3 है, इसलिए T-3 इक्वल टू भी 0 होगा। तो T बराबर हो जाएगा -3, पक्षांतर होगा, ये हो जाएगा +3। अब T बराबर 3 के लिए PT का मान 0 होगा, अतः T बराबर 3 के लिए PT अर्थात P3 बराबर 0 होगा। तो P3 बराबर 0 को लेकर चलते हैं, P3 बराबर 0 से, तो जहां जितने भी T है वहां पर T की जगह में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से T का वर्ग मतलब 3 का वर्ग धन 2AT, तो 2A गुणित T का मतलब हो जाएगा 3 ऋण 2A धन 3 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जहां भी T है वहां पर हमने 3 लिख दिया। 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा, धन 2A गुणित 3, 3 दूनी 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 6A ऋण 2A धन 3 बराबर 0। अब जो आपस में जुड़ सकते हैं उनको जोड़ते हैं, अगर घटेगा तो घटाएंगे, धन 9 और 3 9 धन 3, धन 9 और धन 3 दोनों धनात्मक संख्या, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 12। उसके बाद देखते हैं 6A ऋण 2A, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके गुणांकों को, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है इसलिए बड़ी संख्या है, बड़ा जो गुणांक है उसमें छोटे गुणांक को हम घटा देंगे। 6 में 2 घट जाएगा, 4 होगा, तो बच जाएगा क्या, धन 4A बराबर 0। 12 को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर बचेगा 4A, और जब 12 पक्षांतर होगा तो हो जाएगा ऋण 12। अब A का मान निकालना है, इसलिए हम 4 को भी पक्षांतर करेंगे, तो A बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 और A दोनों गुणा के रूप में है, जब 4 को पक्षांतर करेंगे तो वो दूसरी ओर जाके भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 12 भागित 4। तो इस प्रकार से A बराबर हो जाएगा, 4 से हम ऋण 12 को भाग देंगे, तो ऋण और धन का जो भाग होता है हमेशा ऋण होता है, और 4 से जब 12 को भाग देंगे तो 3 होगा, इस प्रकार से ये ऋण 3 हो जाएगा। अतः A का मान आता है यहाँ पर ऋण 3। GT बराबर T-3 और PT बराबर T² + 2AT - 2A + 3 है, तो और GT PT का एक गुणनखंड है, तो A का मान कितना आएगा, -3 आएगा। थैंक यू।